Hi friends, I'm Sundur Singh. Still, right now, I am a student of MA Geography semester first, and the today topic is about the Mahajanapadas. Well, it is the important topic of the history. It is the important topic of the ancient history. That is the Mahajanapadas. The Mahajanapadas. Well, actually, Mahajanapadas, Maha mean great, Jana mean tribes, and the Padas mean we are the first set return. And actually, these were the states. These were the monarchical or the republican states. When, when in the 16th and the 6th to 300 BC, in this period, in this era, that is also known as the second era of the urbanization, when actually in this period, when there was widespread use of iron, when the rulers were using the iron, it actually created a large number of what? It actually created a large number of the territorial states. Some were the monarchical and some were republicans one. And amongst all of them, one important states that become most powerful and becomes nerve centers for the political activities was the Magadha. Actually was the Magadha. In the present day of South Patna and the Gaya, regions of the region of what? Bihar. Well, actually it also includes some parts of the West Bengal. और उसके बाद बात की जाए दोस्तों, तो जो मोनार्किकल जो स्टेट्स थी इसमें, जो इसमें मोनार्किकल स्टेट थी, मोनार्किकल स्टेट दोस्तों वो स्टेट थी जहां पे बादशाही चल रही थी। उनमें जो सबसे पहला नाम आएगा दोस्तों मगधा का। मगधा एक मोनार्किकल स्टेट थी उस वक्त। मगधा एक मोनार्किकल स्टेट थी दोस्तों। अवंती एक मोनार्किकल स्टेट थी वहां पे उस वक्त। और जो टोटल महाजनापदास थे दैट वर 16 उनमें 16 महाजनापदास की बात की गई है, जिसमें से मगधा जो सबसे पावरफुल एम्पायर मैच हुआ है, पावरफुल स्टेट से मैच हुई है। थर्ड नंबर पे जो मोनार्किकल स्टेट थी दोस्तों वो थी वत्सा। फोर्थ काशी। फिफ्थ कौशला। सिक्स चेड़ी। इसी तरीके से दोस्तों कई जो स्टेट्स थी वो मोनार्किकल स्टेट्स थी। और जो जो स्टेट्स दोस्तों जो स्टेट्स रिपब्लिकन थी, जहां पे ये बादशाह का रूल वगैरह नहीं चलता था, वहां पे उनमें से सबसे पहला नाम आता है कुरु, कंबोजा, जो कि आजकल के कंबोजा जो रीजन ऑक्युपाई कर रहा था उस वक्त, आजकल के कंबोजा ईस्टर्न कश्मीर में, आजकल के दोस्तों ईस्टर्न कश्मीर में, और साउदर्न जो पार्ट था अफगानिस्तान का उसका। इवन के जो गंधारा की दोस्तों एक किस्म की क्या थी? मोनार्किकल स्टेट्स थी। गंधारा जो आजकल के साउदर्न अफगानिस्तान, आजकल के रावलपिंडी, आजकल के कुछ पाकिस्तान के हिस्से को कवर करता है, ये भी एक मोनार्किकल स्टेट्स में ही आ रही थी। कुरु, कंबोजा, विजय, इसी तरीके से कई बार की जो स्टेट्स थी वो रिपब्लिकन स्टेट्स थी। लेकिन जो मोनार्किकल स्टेट्स थी मगधा, अवंती, वत्सा, काशी, कौशला, चेड़ी, गंधारा, ये मोनार्किकल स्टेट्स थी। यहाँ पे बादशाही चल रही थी। यहाँ पे एक बादशाह पूरे अपने जो स्टेट्स को कंट्रोल कर रहा था। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसकी कि कैसे जो मगधा एम्पायर है, इवन के इतने जो मोनार्किकल जो स्टेट्स थी और रिपब्लिकन स्टेट्स थी, क्या है, कैसा रीजन रहा है कि जिसके कारण मगधा ही एक पावरफुल एम्पायर इमर्ज हुआ है। बाकियों को कैसे उनको कह सकते हैं कि वो पावरफुल एम्पायर इमर्ज नहीं हो, और कैसे वो मगधा के साथ जुड़ चुके हैं टाइम के साथ साथ। वेल एक्चुअली इस जो महाजनापदास का जो पीरियड चला है 600 BC से लेकर 300 BC के बीच में, इसको सेकंड एरा ऑफ अर्बनाइजेशन भी कहा जाता है। क्योंकि जो फर्स्ट एरा ऑफ अर्बनाइजेशन वो हड़प्पा सिविलाइजेशन को कहा गया था, एंड दिस वाज एक्चुअली नोन एज द सेकंड एरा ऑफ द अर्बनाइजेशन। और उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे मगधा की। दोस्तों हम मगधा किंगडम की बात की जाएगी दोस्तों आज। मगधा किंगडम, मगधा किंगडम दोस्तों मगधा किंगडम की बात की जाए तो मगधा किंगडम आजकल के जो साउथ पटना है,
साउथ पटना, गाया जो रीजन है, GAYA, गाया रीजन, और आजकल के कुछ भिंगार के पार्ट को कवर कर रहा था। यानी जो मगधा किंगडम्स आजकल के कुछ भिंगार पार्ट को कवर कर रहा था। लेकिन जो इसका रूलर था, बिंबिसारा जो हरियंका डायनेस्टी से बिलोंग करता था। हरियंका, HARYANK, हरियंका डायनेस्टी, जो कि 545 से लेके 412 BC में चली है। 545 से लेके 412 BC तक चली है। इस अगर डायनेस्टी की बात की जाए तो इसके जो रूलर थे, जैसे बिंबिसारा हो गया, बिंबिसारा ने एक फाउंडेशन डाली है किसकी, मगधा किंगडम्स की। अच्छे तरीके से फ्लोरिश्ड हुआ है मगधा जो एम्पायर, वो फ्लोरिश्ड हुआ है इसके रूल में, इसके रेन में, बिंबिसारा के रेन में। बिंबिसारा हरियंका डायनेस्टी का जो रूलर था, इसने फाउंडेशन डाली थी हरियंका डायनेस्टी की। और बात की जाए दोस्तों, तो बिंबिसारा ने मैट्रिमोनियल जो अलायंसेस बनाए थे। बिंबिसारा की जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स थे अदर स्टेट्स के साथ, और उसने जो कॉन्क्वेस्ट किए हैं, अंगा के साथ उसने बार बार कॉन्क्वेस्ट किया है, काशी के साथ बार बार कॉन्क्वेस्ट किया उसने, तो जिसकी वजह से उसका एम्पायर जो है वो बड़ा होता रहा है। उसका एम्पायर जो है वो बढ़ता गया है, एरिया उसका जो है वो बढ़ता गया है। और जब दोस्तों बात की जाए कि इसके दूसरे रूलर्स की बात की जाए, दैट वाज अजातशत्रु। अजातशत्रु की जब दोस्तों बात की जाए, अजातशत्रु की बात की जाए, जो कि 492 से लेके 460 तक रूल किया इसने। अजातशत्रु ने दोस्तों जब अपने ही फादर को एक प्रिजन में डाल दिया है, जब उसने अपने ही फादर को प्रिजन में डाल दिया है, तो उसके बाद उसने कई कन्वर्ट करने की कोशिश की है, कई कन्क्वेस्ट करने की कोशिश की है कई जगहों को। इवन कि जब उसने अपने फादर को प्रिजन में डाला है तो उसके फादर की डेथ हो चुकी है, मतलब कि उसके हाथों, अजातशत्रु के हाथों उसके फादर की जब डेथ हो चुकी है, तो दोस्तों जो बिंबिसारा की जो 3 पत्नियां थी, बिंबिसारा की 3 पत्नियां थी, कौशला देवी जो कि कौशला किंगडम से बिलोंग करती थी, जो कि प्रसन्नजीत की सिस्टर थी कौशला देवी। एंड द नेक्स्ट वन थी चराना, जो कि लिच्छाचावी प्रिंसेस थी, लिच्छाचावी प्रिंसेस। थर्ड वन दोस्तों ये पंजाब से थी, आई डोंट नो व्हाट्स हर नेम। और दोस्तों इसमें जो मतलब कि तीनों जो ये इसकी जो वाइफ्स थी, इसमें जो कौशला देवी है, वो मतलब कि मौत हो जाती है, शी जस्ट डाइड ऑफ द ग्रीफ। वो बिंबिसारा के गम में वो मर जाती है, कि बिंबिसारा को कैद किया था उसके गम में वो मर जाती है। क्योंकि दोस्तों जो अजातशत्रु था, अजातशत्रु कौशला देवी का बेटा नहीं था। अजातशत्रु जो था वो चिलाना यानी लिच्छाचावी की जो प्रिंसेस थी उसका बेटा था। और जब इसकी डेथ हो जाती है कौशला देवी की, तो उसके बाद जो प्रसन्नजीत इसका जो ब्रदर है वो एक वार वेस्ट कर लेता है, एक वार शुरू होती है उनमें। काशी एज अ डाउरी जो दिया था उन्होंने, काशी एज अ डाउरी, काशी किंगडम एज अ डाउरी दिया था किसको, बिंबिसारा को। तो वो मतलब उसको वापस ले लिया जाता है और एक वार लड़ी जाती है प्रसन्नजीत एंड अजातशत्रु के बीच में। और दोस्तों अजातशत्रु के बीच में, अजातशत्रु को जब सडन उसको एम्बुश किया जाता है, सडन अटैक किया जाता है, उसको घेर लिया जाता है। और एक प्रोलॉन्ग्ड वार चलने के बाद अजातशत्रु जब सक्सीडेड हो जाता है वार जीतने में, क्योंकि वो मैनिपुलेट्स कर लेता है कुछ प्रसन्नजीत के कुछ जो मेंबर्स होते हैं उनको, और वो जब वार लड़ जाता है तो उसके बाद वो कब्जा कर देता है किस पे, कौशला पे। यानी मगधा एम्पायर में एक और स्टेट इमर्ज हो गई, मगधा एम्पायर में एक और स्टेट इमर्ज हो गई। बाद में दोस्तों जब इनकी जो डायनेस्टी है वो खत्म हो जाती है, यानी अजातशत्रु के बाद उनकी डायनेस्टी खत्म हो जाती है, जो कि लगभग 412 तक रहती है, 412 तक इनकी डायनेस्टी समहाउ चलती है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे दोस्तों एक और डायनेस्टी हमको देखने को मिलती है, दैट इज शिशुनागा डायनेस्टी, जो कि 412 से लेके 344 तक चलती है, शिशुनागा डायनेस्टी। दोस्तों व्हाट इज डायनेस्टी? डायनेस्टी एक्चुअली ग्रुप ऑफ किंग्स होते हैं। ये शिशुनागा डायनेस्टी 412 से लेके 344 बीसी तक चलती है। इसमें कल अशोका एम्पायर की आपने सुना ही नाम दोस्तों। और इसके बाद एक और डायनेस्टी आती है, दैट इज नंदा डायनेस्टी, जो बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है दोस्तों इस जो मगध एम्पायर के बारे में, नंदा डायनेस्टी, जो कि दोस्तों
344 के बाद आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉपर्टी फॉर दैट वन, ये चलती है। और दोस्तों इसमें महापद्मा दयानंदा, महापद्मा दयानंदा वो इसमें एम्पायर रहा है, इसमें एक एम्परर रहा है उसमें। और जो दूसरे एम्परर रहा है दैट इज धनानंद। धनानंद एक ऐसा कह सकते हैं कि एम्परर था जिसकी ही पीरियड में वो कंटेम्पररी था, कंटेम्पररी मीन ऑफ द सेम टाइम, अलेक्जेंडर के टाइम का ही था वो। और धनानंदा के बिकॉज ऑफ द अनपॉपुलैरिटी ऑफ द धनानंदा, चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ द चाणक्य जस्ट कंक्वर्ड दिस मगध एम्पायर, इसके मगध एम्पायर को उसने कब्जा कर लिया। और ये जो नंदा डायनेस्टी थी दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नंदा डायनेस्टी में कम से कम 20,000 सॉरी 2 लाख दोस्तों इसमें कैवलरीज थी, सॉरी 2 लाख इसमें इन्फेंट्री थी, यानी जो पैदल चलने वाली फौज कितनी थी, 2 लाख थी इसमें। और जो दोस्तों 60,000 इसमें कैवलरीज थी। इन्फेंट्रीज दोस्तों, इन्फेंट्री होता है जो फौज पैदल चलती है, कैवलरीज होता है जो घोड़सवार फौज होती है, जो मतलब कि घोड़सवार फौज होती है। दोस्तों 3,000 से लेके 6,000 वार एलिफेंट थी इनमें। आप कह सकते हैं कि इनकी जो नंदा डायनेस्टी थी इतनी पावरफुल कह सकते हैं, लॉन्ग स्टैंडर्ड आर्मी थी इनके पास कि 2 लाख इसके पास इन्फेंट्री थी, 2 लाख इसके पास पैदल चलने वाली फौज, 60,000 इसके पास कैवलरीज घोड़सवार फौज 60,000 एंड 3,000 से लेके 6,000 इसके पास वार एलिफेंट्स थी। इसके बावजूद भी ये इनकी डायनेस्टी खत्म हो चुकी है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ द चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य मेक अ कंक्वेस्ट ऑन ऑल द रीजन्स ऑफ दिस वन। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए कि मगध एम्पायर का एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था, मगध एम्पायर की एक मटेरियल और सोशल लाइफ क्या थी, उसके बारे में थोड़ा मैं डिस्कस करूंगा। और दोस्तों जो लास्ट मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि कॉजेज ऑफ सक्सेस ऑफ मगध एम्पायर, कि मगध एम्पायर क्यों सक्सेस हुआ था इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अपना एक डोमिनेंट रोल बनाने के लिए। जब बात की जाए दोस्तों इसके सोशल और मटेरियल लाइफ की, सोशल एंड मटेरियल लाइफ की बात की जाए तो दोस्तों सोसाइटी जो थी मगध एम्पायर में, जो सोसाइटी थी वो अपना फोकस प्राइमरी ऑक्यूपेशन से लेके एग्रीकल्चर की तरफ कर रही थी। प्राइमरी ऑक्यूपेशन से लेके एग्रीकल्चर की तरफ उसने अपना फोकस बढ़ा दिया है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन से एग्रीकल्चर की तरफ, इस तरफ उन्होंने अपना फोकस ज्यादा से ज्यादा शुरू कर दिया। और दोस्तों नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, वेयर मीन पोट्री, जो पोट्री वो यूज कर रहे थे नॉर्दर्न पॉलिश्ड बैक, ये इसका नाम है ब्लैक वेयर किस्म की पोट्री, ये ग्लॉसी एक शाइनिंग किस्म की पोट्री होती थी जिसको हाई क्लास पीपल्स यूज करते थे। इसमें कह सकते हैं ये अनपेंटेड हुआ करती थी, इसमें कोई भी कलर यूज नहीं किया जाता था। एंड ऑफ कोर्स हमको देखने को मिला है कि ये कभी कभी येलो कलर में भी, यहाँ पे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर की जो साइड्स हैं वहां से येलो कलर की भी ये पोट्री वगैरह निकल रही है। और लाइट वर्मिलियंस, हल्का सिंदूर का जो रंग होता है, हल्का सिंदूर का रंग, वो भी उस किस्म की भी पोट्री इनको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। उनके जो हाउसेस हुआ करते थे वो मड ब्रिक से बनते थे, उनके हाउसेस मड ब्रिक से बने हैं। ये दोस्तों मैं बात कर रहा हूं इनके सोशल और मटेरियल लाइफ की, मड ब्रिक से उनके हाउसेस बना करते थे और वुड से। और दोस्तों बात की जाए कि ये इंडो गैंगेटिक प्लांट्स में ये ज्यादा से ज्यादा इनकी सेटलमेंट्स हुआ करती थी। और जब बात की जाए इनकी मटेरियल लाइफ की तो कॉइन्स का इस्तेमाल किया वहां पे, मनी जो करेंसी है उसका इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि पीपल्स अवेयर हो चुके थे इस टाइम में मनी करेंसी की वजह से। गोल्डन कॉइन्स का इस्तेमाल किया गया इस टाइम में। और दोस्तों गोल्डन कॉइन नहीं, सिर्फ मनी कॉइन्स का। और बात की जाए दोस्तों अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट वाज अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स ड्यूरिंग दिस महाजनपदास, ड्यूरिंग दिस मगध एम्पायर। जब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात की जाए दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम
दोस्तों यहाँ पे एक कह सकते हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये मोनार्किकल स्टेट थी। इसका जो हेड होता है, इसका कंट्रोल पूरा वहां पे मोनार्क यानी किंग के हाथों हुआ करता था। और जो किंग था, किंग को जो एसिस्ट कर रहे थे, मेन किंग को एसिस्ट करने वाले मंत्रिन थे। मंत्रिन यानी मिनिस्टर्स, और उसके साथ सेना नायक भी थे। NAYAK सेना नायिका, जिस कमांडर वगैरह ये भी थे। लेकिन दोस्तों एक बात याद रहे कि जो वॉरियर थे, वॉरियर एंड प्रीस्ट were exempted from the taxing, were exempted from the paying of the taxes। वॉरियर और जो प्रीस्ट थे ये टैक्स देने से एग्जेम्प्टेड थे, बरे थे, मतलब इनसे टैक्स नहीं ले जाता था। टैक्स का जो पूरा का पूरा बर्डन था वो पीजेंट्स पे जाता था, किसानों पे। बली एक किस्म को वॉलंटरी जो टैक्स था, जो ट्राइब्समैन से लिया जाता था, वो अब कंपलसरी बन चुका था। एक वॉलंटरी टैक्स को यहाँ पे कंपलसरी टैक्स बनाया गया इस पीरियड में। दैट वाज अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स। नाउ वी जस्ट मूव ऑन। देयर आर द टॉपिक्स दैट इज अबाउट द काजेस ऑफ द मगध सक्सेस। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे दोस्तों मैं मूव होने जा रहा हूं, दैट इज काजेस ऑफ द मगध सक्सेस। काजेस ऑफ मगध सक्सेस। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों कि क्या एक इंपॉर्टेंट रीजन रहा है कि मगधा की जो सक्सेस हो चुकी है, इवन कि इतने ज्यादा महाजनपदास में से मगधा ही क्यों एक पावरफुल एम्पायर की तरह इमर्ज हुआ है। द फर्स्ट रीजन बिहाइंड इट इज दैट द ज्योग्राफिकल लोकेशन। द ज्योग्राफिकल लोकेशन, जो पहला एक इंपॉर्टेंट रीजन रहा है इसके पीछे कि जो मगधा की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन थी, वो आसपास के जो कह सकते हैं कि जो अटैक्स थे जो कि उनके एनिमी के द्वारा किए जाते थे, उससे उसको इम्प्रेग्नेबल बनाते थे। मतलब वो उसको कैप्चर नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं इसको कैप्चर कर पाते थे? क्योंकि नॉर्थ की तरफ, मगधा के नॉर्थ की तरफ गंगा बह रही थी। एक किस्म का वाटर फोर्ट बन रहा था, एक किस्म का वाटर फोर्ट बन रहा था वहां पे। मगधा के नॉर्थ की तरफ गंगा बह रही थी, मगधा के साउथ की तरफ से सोन रिवर आ रहा था, मगधा के ईस्ट की तरफ से चंपा रिवर था, मगधा के यहां से नॉर्थ की तरफ से गंडक रिवर भी आ रहा था। मगधा की जो कैपिटल थी पतलीपुत्रा, वो सभी तरीके से वाटर फोर्ट से घिरी हुई थी। इसी तरीके से एक किस्म की यहाँ पे इनको एडवांटेजेस ज्योग्राफिकल लोकेशंस मिली है, और उसी तरीके से यहाँ पे एक पॉलिटिकल एक्टिविटी का नर्व सेंटर बन चुका है मगध एम्पायर। और ये मगध एम्पायर का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो रहा है, ये मगध एम्पायर की सक्सेस का जो मेन कारण, दैट इज द स्ट्रॉन्ग रूलर। मैंने दोस्तों पहले ही आपको बता दिया कि मगध एम्पायर में जो बिंबिसारा था, मगध एम्पायर में जो रूलर अजातशत्रु था, उसने ना सिर्फ मगध एम्पायर को फ्लरिश किया है, ना सिर्फ कामयाब किया है, बल्कि आसपास के जो कुछ मोनार्किकल या फिर कह सकते हैं रिपब्लिकन स्टेट्स थी, उनको भी कह सकते हैं कन्क्वेस्ट किया है, उनको भी मगध एम्पायर में मैरिज होने के लिए मजबूर कर दिया गया है। दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई द मगधा become the most powerful and the dominating empire in the northeastern state in the Mahajanapadas. Next, third one, availability of resources. जो एक और मेन इंपॉर्टेंट रीजन है इसके लिए, जो मगधा की सक्सेस के लिए, कि वहां पे रिसोर्सेज की ज्यादा से ज्यादा एबिलिटी थी। मैंने पहले ही आपको बता दिया दोस्तों कि मगध आजकल के साउदर्न पटना, मगध आजकल के वेस्ट बंगाल के वेस्टर्न साइड पे पाया जाता है। यानी कह सकते हैं कि छोटा नागपुर प्लेटियो के आसपास ही पाया जाता है, जहाँ पे आयरन ओर के, जहाँ पे कॉपर के ज्यादा से ज्यादा वहां पे ओर पाए जाते थे, और वहां से वो उस आयरन का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा वेपन बना सकते थे। दैट वाज द रीजन दैट व्हाई मगध बिकम द सक्सेस। एंड द फोर्थ वन, strong standing army। एक इंपॉर्टेंट जो रीजन रहा है कि मगधा एम्पायर में प्रोफेशनल आर्मी थी, वॉरियर थे वहां पे, प्रोफेशनल वॉरियर थे। और दोस्तों बात की जाए कि जो लॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी थी, पहली बार हमको देखने को मिला है कि एलिफेंट्स, मैंने आपको पहले बता दिया दोस्तों, एलिफेंट्स का वो ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे थे। मगध एम्पायर में एलिफेंट्स का ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे थे वो।
एक इंपॉर्टेंट और रीजन दोस्तों, कि मगध एम्पायर में जो ज्यादा से ज्यादा जो फोकस दी जा रही थी कि मगध एम्पायर के जो तमाम किस्म के जो फार्मर थे वो अब सेल्फ सफिशिएंट हो चुके थे। वो ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं दोस्तों आप फूड्स जो ग्रोन कर रहे थे, सीरियल्स ग्रोन कर रहे थे, जिसके कारण उनकी जो डिमांड्स थी वो सभी मीट हो रही थी। पॉपुलेशन को इजीली तरीके से फीड किया जा रहा था फर्टाइल लैंड होने की वजह से। दिस वाज द रीजंस behind why the Magadha became succeeding in avenging the powerful empire in the Mahajanapadas। ये एक इंपॉर्टेंट रीजन रहे हैं। पहले मैंने आपको बता दिया कि ज्योग्राफिकल लोकेशन, स्ट्रॉन्ग रूलर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मीज, फर्टाइल लैंड, एंड द नेक्स्ट वन वी कैन से द बेस्ट डिप्लोमेसी, बेस्ट जो रिलेशन थे उनके, मैट्रिमोनियल जो अलायंसेस बनाई गई थी, वो भी एक इंपॉर्टेंट रीजन रहा है मगधा की सक्सेस के बारे में। सो दिस वाज अबाउट द मगधा एम्पायर, about the Mahajanapadas, that actually this was also known as the second era of the urbanizations, and this era of the urbanizations was actually managed into the some monarchical or the some republican states. Well, Jai Hind, Jai Bharat दोस्तों, this was about the Mahajanapadas।